हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपने होली में खूब मस्ती एंजॉय की होगी। तो साथ ही होली के बाद का ये पहला क्लास रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। टोटल 17 क्वेश्चन आज के इस पहले क्लास में डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 17 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सही करने के होंगे। बस साथ ही आपको इस क्लास में ये देखना है कि जो हम आपको टारगेट दे रहे हैं 17 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सही करने का, इसे आप पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि साथ ही आपने लगभग 4 से 5 दिन तक क्लास सही से नहीं किया है और आप होली में काफ़ी व्यस्त दिखाई दिए, इसलिए साथ ही बोल रहे हैं। इससे पहले जितने भी हमने सेशन में प्रश्न किया है, टारगेट किया है, तो आपने उसे बहुत अच्छी तरीके से अचीव किया है, पूरा कर लेते थे। लगभग जितने हम 20 क्वेश्चन को करते थे तो आपने 20 में से 20 सही कर देते थे। लेकिन आज साथ ही होली के बाद के पहला क्लास से आपको देखना है कि आप सभी का कितना स्कोर बन पा रहा है। ओके और वही प्रश्न होंगे जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जामों में। लगभग 6 से 7 प्रश्न आपको इस टाइप के जरूर देखने को मिलेगा आपकी शिफ्ट में। ओके तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, शाम को 4 PM पे और एक शाम को 7 PM पे। ये डेली क्लास की हमारी टाइमिंग रहती है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में GLEP को DIBMH और QRYHN को NOVE लिखा जाता है, तो उस भाषा में पोर्टर कैसे लिखा जाएगा। चलिए दोस्त, इस प्रश्न को हल करिए। कोडिंग डिकोडिंग का पहला प्रश्न आपके सामने चल रहे हैं, तो चलिए अपने से हल करने का प्रयास करें क्योंकि टारगेट आपको पूरा करना है, 10 क्वेश्चन सही करना है। जैसे GLEP, इसको कोड किया है DIBM और H, इसको कोड किया है। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है कि हर एक अक्षर का नंबरिंग कर दीजिए। जैसे G 7 नंबर का होता है, D 4 नंबर का होता है, L 12 नंबर का होता है, I 9 नंबर का होता है, E 5 नंबर का होता है, B 2 नंबर का होता है, P 16 नंबर का होता है, M 13 नंबर का होता है, K 11 नंबर का होता है, H 8 नंबर का होता है। अब आपको देखना है कैसे समीकरण बना होगा। आप ध्यान से देख रहे होंगे 7 से 4 बनाए, यानी 7 में 3 को घटाएंगे तो 4 बन जाएगा। उसी प्रकार दोस्त 12 से 9 बनाए, यानी 12 में फिर से हम लोग 3 को माइनस करेंगे तो 9 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 से 2 बनाए, यानी 5 में फिर से -3 किया है तो भाई 2 बन गया है। 16 से 13 देखिए, इस बार भी भाई 16 में से 3 को घटाया तो 13 बन गया। यहाँ देखिए 11 से 8, यानी 11 में 3 को घटाएंगे तो 8 बन जाएगा। यानी समीकरण देखिए -3 -3 -3 -3 -3। यानी दोस्त हर एक अक्षर को कोड कैसे किया है, -3 -3 करके कोड किया है। दूसर का देखिए जैसे QRYHN है, QRYHN, इसका कोड क्या है NOVEK। तो देखिए Q कितने नंबर का होता है, 17 नंबर का, N 14 नंबर का होता है, R 18 नंबर का होता है, O 15 नंबर का होता है, Y 25 नंबर का होता है, V 22 नंबर का होता है, H 8 नंबर का होता है, E 5 नंबर का होता है, N 14 नंबर का होता है, K 11 नंबर का होता है। इसमें भी देखिए 17 से 14, यानी 17 में से 3 घटाएंगे तो 14 बन जाएगा, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 बन जाएगा, 25 से देखिए 22, यानी 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 बन जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बन जाएगा, 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 बन जाएगा। यानी इसमें भी -3 -3 का समीकरण को फॉलो किया है। तो पूछा किसका है, पोर्टर का पूछा है, POTER। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हर एक अक्षर का आपको नंबरिंग कर देना है। P 16 नंबर का होता है, O 15 नंबर का होता है, T 20 नंबर का होता है, E 5 नंबर का होता है, R 18 नंबर का होता है। तो आपको क्या करना है, सभी में से -3 करना है। जितना नंबर आएगा उसका अक्षर भी आपको लिखना है, क्योंकि अक्षर से मतलब है इसमें भी -3 और इसमें भी -3। 16 में से 3 घटाएंगे तो 13, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, 20 में से 3 घटाएंगे तो 17, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 होगा। तो 13 पे कौन सा अक्षर होता है, M होता है। 12 पे कौन अक्षर होता है, L होता है। 17 पे Q होता है, MLQ ऑप्शन C। तो पहले का दोस्त सी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो कितने लोग का पहले का सी ऑप्शन ठीक हुआ, बहुत अच्छा आपने सही जवाब दिया। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। 11 130 यहाँ पे डबल अनुपात लग गया, इसका मतलब आपको 11 और 130 का समीकरण देखना है, रिलेशन देखना है, तभी आपको आगे बढ़ना है। आप समझ जाए कीजिए, जब ये डबल अनुपात लग जाएगा ना तो इसके पहले का आपको समीकरण को समझने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, उसके बाद 7 से 58 देखिए यहाँ पे डबल अनुपात, यानी आपको पहले 7 और 58 का समीकरण देखना है, कैसे नियम को फॉलो किया है, तभी साथ ही आप लोग आगे 15 का हल कर सकते हैं। जब से आप लोग पहले समीकरण को हल नहीं करेंगे तब। ओके, तो अब देखिए क्या फॉलो किया है, 11 से 130 बनाया है, तो सोचिए कैसे बनाया होगा। चलिए दोस्त, सबसे पहले आप अपने से हल करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे दोस्त 11 की स्क्वायर कितना होता है, 11 की स्क्वायर तो 121 होता है। 121 में यदि आप लोग 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए 7 से 58 बनाए, यानी 7 से 58 बनाया है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, यानी 49 होता है। 49 में दोस्त 9 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। यानी पहले का स्क्वायर करने के बाद उसमें 9 को ऐड कर दे रहा है, यानी दोस्त पहले नंबर में स्क्वायर कर रहा है, उसके बाद +9 कर दे रहा है। ओके दोस्त, जैसे देखिए 11 की स्क्वायर 121, फिर 9 को जोड़े तो 130 बन गया। 7 से 58 के रिलेशन देखिए, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 9 को ऐड करेंगे तो 58 बन जाएगा। तो उसी प्रकार 15 है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 225 में यदि आप लोग 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 234 बन जाएगा। ऑप्शन देखिए बी, तो सेकंड का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करो ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे, 20 का यहाँ पे पूछा आप सभी से, यहाँ से प्रश्नवाचक के चिन्ह है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे आपने इस प्रश्न को हल किया, 15 के बाद ये प्रश्नवाचक के चिन्ह के जब आंसर आया, तो इसी प्रकार हम आपसे पूछ रहे हैं कि 20 के बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह दे रखा है, तो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह के जगह पे क्या आंसर आप सभी का आएगा, 20 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि शब्द LAMENT यानी लैमेंट के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी साथ ही आपको लैमेंट के हर एक अक्षर को बिल्कुल A से लेकर Z के रूप में हल करना है, सेट करना है। पहले वर्ण क्रम के हिसाब से सेट करना है, LAMENT, इसको अब आपको बिल्कुल वर्ण क्रम के अनुसार सेट करना है। सबसे पहले वर्ण क्रम के हिसाब से सेट करेंगे लैमेंट के शब्द में, तो ए आएगा, क्योंकि ए तो भाई शुरुआत होती है ABCDEFGH, तो ए पहले। ए के बाद देखिए बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं, ई है, लेकिन तो ए के बाद कौन सा आएगा, वर्ण क्रम के हिसाब से ई आ जाएगा। ई के बाद कौन सा आएगा भाई, देखिए LMNT है, तो यानी एल आएगा पहले, एल पहले आता है, उसके बाद एम आता है, उसके बाद एन आता है, उसके बाद टी आता है। तो ऐसे कितने अक्षर है जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा, जो लैमेंट में है वही बिल्कुल सेम, वही पोजीशन जो हमने वर्ण क्रम के हिसाब से सेट किया वही सेम पोजीशन ले रहे हैं। तो देखिए भाई, एक तो एन है और एक मेरे दोस्त टी है, यानी एन और टी बिल्कुल अपने पोजीशन से यानी अपने स्थान से अपरिवर्तित रहे। तो कितने अक्षर हो गए, 2 अक्षर हो गए। तो थर्ड का मेरे भाई बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अनीता उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर खड़ी है, फिर वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ती है, उसके बाद वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। चलिए दोस्त, इस प्रश्न को हल करिए आप सभी साथी फटाफट। ये सवाल हमने कितनी बार करा दिया है, बिल्कुल आसान वे में, आसान भाषा में, तो ये सवाल आपसे गलती नहीं होना चाहिए, आराम से कर सकते हैं। क्यों बताइए, दिशा तो आपको मालूम होना चाहिए। ये वामावर्त और दक्षिणावर्त के भी बारे में आपको जानकारी होगा। वामावर्त मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाया जाता है, ऐसे। और दक्षिणावर्त मतलब ऐसे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब आप पेपर देने जाएंगे ना तो बाई लिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर रहेंगे, तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद साथी देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग दिशा को सेट कर लेते हैं। ईस्ट यानी पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ये आपकी दिशाएं 4। अनीता उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर खड़ी, यानी भाई नॉर्थ की तरफ अनीता देख रही है ना दोस्त, इधर नॉर्थ की तरफ देख रही है।
पोजीशन हम ओ से देख रही है, यहाँ से मान लेते हैं ओ से नॉर्थ की तरफ वो देख रही है। सबसे पहले वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमती है। वामावर्त मान लीजिए यहाँ से साथी वो 135 डिग्री घूमती है। सभी को मालूम होगा कि ये कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन जब आप लोग इसका उपदिशा बना देते हैं, तो ये कितने कितने डिग्री में चेंज हो जाते हैं भाई, 45 डिग्री में विभाजित हो जाते हैं, बट जाते हैं। दोनों पूरा तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जब आप लोग उपदिशा बना लेते हैं तो 45 डिग्री के हो जाते हैं। तो अब हमें भाई 135 डिग्री घुमाना है वामावर्त, यहाँ नॉर्थ से, क्योंकि नॉर्थ की तरफ अनीता देख रही है। तो वामा मतलब एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री कहाँ तक जाएगा नॉर्थ से, तो देखिए 90 डिग्री तो पूरा हो जाएगा नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, है ना दोस्त, 90 डिग्री। उसके बाद 90 में कितना जोड़ देंगे, 135 या 45 डिग्री, यानी ये साथी नॉर्थ से डायरेक्ट ये वेस्ट साउथ पे आ जाएगी। क्या दोस्त, वेस्ट साउथ पे आ जाएगी, यानी पश्चिम दक्षिण पे आ जाएगी। अब उसके बाद देखिए हमने नॉर्थ से 135 डिग्री घुमा दिया, यहाँ पे आ गई। उसके बाद वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाती है, यानी फिर यहीं से वो 90 डिग्री भाई क्लॉकवाइज घूमती है। तो यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहाँ तक होगा, यानी ये 45 डिग्री फिर से यहाँ जाएगी तो 45 डिग्री होगा। जब साथी वेस्ट और साउथ से जब अनीता जाएगी फिर से क्लॉकवाइज, तो यहाँ से जाएगी तो 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री यहाँ हो जाएगी, 90 डिग्री मिल हो जाएंगी। यानी अब वो किस दिशा पे जाके खड़ी हो चुकी है, तो वह वेस्ट नॉर्थ पे। वेस्ट नॉर्थ कौन होते हैं, पश्चिम और उत्तर होते हैं। कौन होते हैं दोस्त, उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, जो बोल दे आप, वेस्ट नॉर्थ पे आ गई। यानी भाई कौन सा ऑप्शन है, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यानी अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो उत्तर पश्चिम की तरफ उन्मुख है। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा आपने ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। ओके साथी, कोई दिक्कत इस प्रश्न को हल करने में। देखिए सबसे पहले अनीता उत्तर की दिशा की तरफ देख रही थी, वह साथी सवाल बोला है कि वह वामावर्त 135 डिग्री घूम गई। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ से आप 135 डिग्री घुमाएंगे तो देखिए एक तो खाना जो होता है वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का होता है। जब आप लोग इसका उपदिशा बना देते हैं तो 45 डिग्री का बट जाता है, विभाजित हो जाता है। तो यानी ये नॉर्थ से वेस्ट आई तो 90 से फिर साथी यहाँ वेस्ट से वेस्ट साउथ पे आई थी, 45 डिग्री घूमी थी। 90 और 45 कितना होता है, 135 डिग्री होता है। यानी वह नॉर्थ से डायरेक्ट वेस्ट साउथ पे आई है। उसके बाद यहाँ से फिर वह दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमती है। यानी वेस्ट साउथ से जब आप लोग 90 डिग्री घुमाएंगे तो देखिए 45 ये वेस्ट साउथ से वेस्ट, फिर इसका वेस्ट से नॉर्थ कितना हो गया, 90 डिग्री हो गए। ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो कितने हो गए, 90। अब वह किस कहाँ पे आके खड़ी है, तो भाई वे नॉर्थ और वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ पे, यानी उत्तर पश्चिम पे आके वो खड़ी है। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों? ओके दोस्त, तो उम्मीद करो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि डायरेक्ट शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ये सवाल है दोस्त। जैसे 3 आपने लेमेंट के हर एक अक्षर को वर्ण क्रम के हिसाब से सेट किया था, तो बिल्कुल डायरेक्ट को भी इसी तरह आपको सेट करना है। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए DIRECT। तो साथ ही आपको जिस भी प्रश्न पे डाउट हो रहा होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उसका कमेंट में ही हल करके बता देंगे, क्योंकि हम ये काम करें हर एक स्टूडेंट के साथ। ओके, तो डायरेक्ट को आपको वर्णानुक्रम में सेट करना है। सबसे पहले कौन आएगा डायरेक्ट में, देखिए C आएगा, क्योंकि AB तो है नहीं तो C है। C के बाद देखिए D है तो D यहाँ पे सेट करते। D के बाद E है देखिए। E के बाद FGHI देखिए यहाँ पे है डायरेक्ट में तो I। उसके बाद कौन कौन से अक्षर बचे भाई, एक तो R बचेगा, एक T बचेगा। यानी डायरेक्ट में केवल T ऐसे शब्द है जो कि साथ ही अपने स्थान से अपरिवर्तित रहा, यानी अब अपने पोजीशन से वो नहीं हटा, बिल्कुल जो डायरेक्ट में पोजीशन था वर्ण क्रम के हिसाब से बिल्कुल वही पोजीशन पे आया। T यानी एक अक्षर C ऑप्शन। तो 5 का यहाँ से C ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। 0, 2, 6, 12
और 20 और यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह दे रखा है। चलिए इस प्रश्न को हल करिए आप सभी लोग, फटाफट हल करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं और टारगेट आपको देखना है। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप अपने से हल करने का प्रयास करे होंगे। जैसे देखिए 0 से 2 यानी 0 में पहले 2 को जोड़ा है तो 2 बन गया, 2 में इस बार 4 को जोड़ा है तो 6 बन गया है, 6 में साथ ही इस बार 6 जोड़ा है तो 12 बन गया, 12 में 8 जोड़ा है तो 20 बन गया। देखिए समीकरण देखिए 2 4 6 8। तो इसी प्रकार भाई 10 को जोड़ देंगे क्योंकि 2 का गैप दिखाई दे रहा है, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। तो इस प्रश्नवाचक का चिन्ह की जगह पर कितना आंसर आएगा 30 आएगा। तो 6 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बिंग को YVRMT लिख रहा है, यहाँ पे डबल अनुपात दिखाई दे गया, यानी सबसे पहले बिंग को इस समीकरण को आपको समझना है। उसके बाद देखिए प्राइड को KIRW लिखा है, क्लीन को क्या लिखेगा। चलिए दोस्त इस प्रश्न को आप लोग हल करना शुरू कर दे तुरंत। ध्यान से यदि आप देख रहे होंगे तो आपको ये भाई प्रश्न कॉपी पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कोडिंग डिकोडिंग में अक्षर जो A से Z तक है सभी मालूम होगा अपोजिट, तो बिल्कुल देखते ही इस प्रश्न को आप लोग हल कर सकते थे। जैसे देखिए B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है, E का अपोजिट क्या होता है, V होता है, I का अपोजिट क्या होता है, R होता है, N का अपोजिट क्या होता है, M होता है, G का अपोजिट क्या होता है, T होता है। यानी दोस्त हर एक अक्षर का अपोजिट करके कोड किया है ना दोस्त, हर एक अक्षर का अपोजिट करके कोड किया है मेरे दोस्त। उसी प्रकार देखिए P का अपोजिट K होता है, R का अपोजिट I होता है और I का अपोजिट देखिए R है, तीसरा का अक्षर देखिए D का अपोजिट देखिए W होता है और E का अपोजिट देखिए V दे रखा है। यानी दोस्त हर एक अक्षर का अपोजिट किया है। तो पूछा किसका है, क्लीन का पूछा है, CLEAN। तो C का अपोजिट क्या होता है, X होता है, L का अपोजिट क्या होता है, O होता है, E का अपोजिट क्या होता है, V होता है, A का अपोजिट तो सभी को मालूम होगा Z होता है, N का अपोजिट सर जी M होता है। यानी XOVZM किस ऑप्शन में है, A ऑप्शन में। यानी 7 का A ऑप्शन आप सभी क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके जैसे आपने क्लीन का तो बता दिया, तो विलोम शब्द डर्टी का बता दीजिए क्या अपोजिट होगा, DIRTY। चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। फटाफट इस सवाल के राइट आंसर आप हमें बताइए क्या हो रहा है सभी के अनुसार। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 2 दिनों की अवधि में घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कितनी बार समकोण पर होती हैं। तो साथी आपको बिल्कुल ना मौखिक रूप से याद होना चाहिए, मौखिक रूप से याद होने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है ये सवाल, क्योंकि मैंने देखा 2022 के पेपर में ये कई बार सवाल रिपीट किए हैं। 2 दिनों की अवधि में घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कितनी बार समकोण पर होती हैं। तो साथ ही आप जानते हैं कि जो मिनट की सुई होती है, जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई होती है वो 1 आवर में यानी 1 घंटे में 360 डिग्री तय करती है और 1 मिनट में केवल साथी 6 डिग्री तय करती है। हम बात करें मिनट की सुई जो होती है वो 1 घंटे में 360 डिग्री तय करती है और केवल 1 मिनट में 6 डिग्री तय करती है। तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में 0.5 डिग्री तय करती है। यानी इसके हिसाब से आप देखेंगे तो भाई 2 दिनों की अवधि में घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कितनी बार समकोण पे आती है, तो 88 बार आती हैं। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखना है, जैसे साथी आपको देखना है कि 1 घंटे में 300 मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री और 1 मिनट में 60 डिग्री तय करती है। उसी प्रकार जो घंटे की सुई होती है वो 1 घंटे में केवल 30 डिग्री तय करती है मेरे दोस्त। घंटे की सुई थोड़ा धीरे धीरे जाती है, मिनट की सुई तो हमेशा चेंज रहती होती है और 1 मिनट में 0.5 तय करती है मेरे दोस्त। घंटे की सुई बात करें हम, ये बात याद रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। यानी इस प्रश्न को हल करने के आपको ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत है। ये समीकरण दिया है, आपको यही 59 आंसर लाना होगा। कैसे 59 आंसर लाना होगा? तो जैसे पहला ऑप्शन ए दे रखा है, तो इस जैसे पहला ऑप्शन 8 है और 9 है, तो 8 की जगह आपको 9 रखना है और 9 की जगह 8 रखना है। बस इस समीकरण को हल कर देना है और देखना है कि यदि पहले ऑप्शन से आपने हल किया इस समीकरण को चेंज करके तो 59 आ गया, तो वही आपका ऑप्शन ठीक होगा। नहीं तो उसके बाद ऑप्शन बी पे जाएंगे, ऐसे नहीं तो ऑप्शन सी पे जाएंगे, ऑप्शन डी। जब तक आपके अनुसार LHS बराबर RHS आंसर नहीं हो जाता तब तक आपका आंसर, आपका साथी ऑप्शन सही नहीं होगा, आपका प्रश्न सही नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। चलिए तो पहला प्रश्न के हिसाब से हम लोग सेट करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है 8 और 9, यानी हमें इस समीकरण में 8 की जगह 9, 9 की जगह 8, जो ऑप्शन उठाएं तो उसी को खाली आप चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि सभी नंबरों को आप चेंज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए 7 है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद देखिए 8 है, तो 8 की जगह हमें 9 रखना है। उसके बाद प्लस है, प्लस के बाद देखिए 9 है समीकरण में, तो 9 की जगह 8 हमें चेंज करना है। उसके बाद 9 है और उसके बाद साथ ही 6 है, 6 है। उसके बाद डिवाइड है 3 है और हमें यही 59 आंसर लाना है। तो अब बॉडमस के नियम लगा दीजिए। 3 का भाग 6 में करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा, फिर 7 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 63 आएगा। 63 + 8 - 2 = 59। 63 और 8 कितना होता है? 71। 71 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 69। और हमें तो भाई 59 आंसर लाना है, तो देखिए 69 59 ये क्या हो जाएंगे भाई? तो ये डिफरेंस हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी हमारा पहला ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है। अब हमें ऑप्शन दूसरे पे जाने की ज़रूरत होगी। यानी 7 और 3 को इस बार हमें बदलना है समीकरण में। इस बार 7 और 3 को समीकरण में बदलना है। कैसे? देखिए पहले तो 7 से स्टार्ट किया समीकरण, तो पहले 3 हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 7 की जगह 3, 3 की जगह 7 रखना है। उसके बाद मल्टीप्लाई 8 है, 8 के बाद देखिए दोस्त यहाँ पे प्लस 9 है, 9 के बाद -6 है। उसके बाद डिवाइड 3 है, लेकिन साथ ही यहाँ पे 3 की जगह 7 आपको रखना है। उसके बाद 59 है। अब इस समीकरण को हल करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। चलिए दोस्त हल करते हैं। जैसे देखिए 3 × 8 + 9 - 7 का भाग तो 6 में जाएगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे? बटे के रूप में ला देंगे। उसके बाद भाई जब आप लोग इसको हल करेंगे, जैसे 8 का पहले 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, प्लस इसको समीकरण को हल करेंगे आप एलसीएम लेंगे 7, 1 7 करेंगे 63 होगा। उसके बाद -7 का भाग 7 में करेंगे 1 और 6, देखिए 63 में से 6 घटाएंगे तो आपका 57/7 आएगा 24+। तो भाई 59 आंसर आना, जो कि ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जब लोग मल्टीप्लाई के लगभग आपका 200-300 आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी भी हमारा मैच नहीं किया। अब हमें साथ ही ऑप्शन सी पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी। 6 और 9 को आपस में बदलेंगे समीकरण में। चलिए बदलते हैं। जैसे 7 × 8 प्लस 9 है, तो 9 की जगह 6 रखने की ज़रूरत है। उसके बाद 9 है, 9 के बाद माइनस है, यहाँ पर 6 है, 6 की जगह भाई आपको 9 रखने की ज़रूरत है। उसके बाद भाई डिवाइड है 3 = 59 है। अभी हमारा समीकरण चेंज हो चुका है ऑप्शन तीसरे के हिसाब से, है ना दोस्त। 9 की जगह हमने क्या रखा है? 6 रखा है ना, देखते कहीं गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद 6 की जगह 9, बिल्कुल ठीक रखा है। अब देखिए दोस्त 3 का भाग पहले हम लोग 9 में करेंगे तो यहाँ से 3 आएगा, यहाँ पे माइनस आपका है ऑलरेडी। फिर देखिए 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। 56 यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 6 है और -3 = 59 है। तो मेरे दोस्त देखिए 56 और 6 कितना होता है? 62 होता है। 62 में से 3 हमको घटाना है, यानी ये समीकरण हमारा बिल्कुल ठीक मैच कर गया। तो देखिए 62 में से 3 घटाएंगे तो 59 मिल गया। तो यानी यही हमारा ऑप्शन सी LHS = RHS करके हमें दे रहा है। 59 = 59 आ गया ऑप्शन सी को चेंज करने के बाद। ओके दोस्तों, उम्मीद करूँ ये प्रश्न आप लोग ऐसे हल करेंगे। काफ़ी ईजी सॉल्व होता है, बस आपको हर एक ऑप्शन पर जाने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? चलिए दोस्त प्रश्न बोल रहा है कि आपको प्लस की जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह भाग रखना है, भाग की जगह गुणा रखना है और गुणा की जगह प्लस रखना है। तब इस समीकरण को हल करना है और देखना है कि कितना आंसर आप सभी का आ रहा है। चलिए हल कीजिए, फटाफट हल करिए आ जाए,
टाइम वेस्ट इस सॉल्व पे नहीं लगाते क्योंकि काफ़ी इजी सॉल्व होते हैं। जैसे देखिए पहले समीकरण को बनाते हैं, 12 भाग है, भाग का अर्थ प्रश्न में क्या दिया है, गुणा है, तो भाग की जगह गुणा रखेंगे, 6 हो जाएगा। 6 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ स्टार्टिंग लाइन में माइनस दिया है तो -28 हो जाएगा। 28 के बाद देखिए माइनस है, माइनस का अर्थ भाई डिवाइड दिया है तो माइनस की जगह डिवाइड हम लोग रखेंगे, 7 हो जाएगा। 7 के बाद देखिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, सेकेंड लाइन में मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस रखेंगे, 14। अब इसको हम लोग हल करेंगे बॉडमस नियम लगा के। देखिए 12 × 6 माइनस 7 का भाग 28 में करेंगे तो कितनी बार में आएगा, 4 बार में आएगा। यहाँ से +14 दिया है। 12 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 72 आएगा, 72 - 4 +14 है, +14 और 72 कितना होगा, 86 होगा। 86 में से 4 घटाएंगे तो 82 होगा, यानी हमारा ऑप्शन बी होगा। 10 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हल करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, जो भिन्न है उसका चयन कीजिए। चलिए दोस्त 4 संख्या आपके सामने दी गई है, 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो जो भिन्न है उसका चयन कीजिए। बताइए 30 14 है, 74 38 है, 54 26 है, 86 42। बस आपको इस तरह का प्रश्न आ जाए ना तो आपको ध्यान से बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ आपको ऑप्शन को देखना है, बस आपको ध्यान देना है साथी। यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 30 का लगभग आधा के करीब 14 है और 74 के आधा के करीब 38 है और 54 के आधा करीब 26 है और 86 के आधा करीब 42 है। तो कैसे, बताइए, हल कीजिए। क्या आप सभी का आंसर आ रहा है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हल कीजिए। जैसे दोस्त देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे 30 14 है तो इसमें क्या समीकरण दिमाग लगाया है, 30 का आप लोग यदि 2 में भाग करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, यानी पहले संख्या में 2 का डिवाइड किया उसके बाद -1 किया है। उसी प्रकार देखिए ऑप्शन बी पे हम लोग चलेंगे, 74 38 दिया है तो सबसे पहले 74 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा। 37 में से इस बार 1 को घटाएंगे तो 36 आएगा, लेकिन देखिए इसमें तो 38 दे रखा है, इसमें तो 38 दे रखा है। उसके बाद ऑप्शन सी पे चलेंगे, 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 27। 27 में से -1 को घटाएंगे तो 26 आएगा। देखिए ऑलरेडी ये 26 दे रखा है। उसी प्रकार देखिए जब 2 का भाग आप 86 में करेंगे तो कितना आएगा, 43 आएगा। 43 में से 1 घटाएंगे तो 42, यानी साथी देखिए ये भी 42 दे रखा है, यानी केवल ऑप्शन बी ऐसा है जो कि साथी इसमें भाई माइनस को डायरेक्ट मतलब कि 37 की जगह -1 करा है तो 36 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 38 आ रहा है। केवल ऑप्शन बी चेंज है, केवल मेरे दोस्त यहाँ से बी ऑप्शन चेंज है, नहीं तो जैसे कि पहले 2 में डिवाइड करा है उसके बाद -1 करा है तो आंसर उसका ठीक मैच करा है, लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा करने पर हमें आंसर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 23 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण तय करती है। चलिए दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 23 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण तय करती है। ये भी सवाल आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये कंसेप्ट भाई क्लियर कीजिएगा। ये 2022 के पेपर में भी सवाल बार बार रिपीट कर रहे थे। जैसे देखिए 23 मिनट में आपसे पूछ रहा है घंटे की सुई कितना कोण तय करेगी। जैसे 12 घंटे में, यानी 12 घंटे में मेरे दोस्त 360 डिग्री तय करती है। उसी प्रकार 1 घंटे में 30 डिग्री तय करती है। याद रखना है दोस्त, 12 घंटे में 360 डिग्री तय करती है, 1 घंटे में 30 डिग्री तय करती है और 1 मिनट में 0.5 डिग्री तय करती है। तो 23 मिनट में पूछा है तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, 23 का मल्टीप्लाई इस 0.5 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5 × 15 और 5 × 1 5 × 10 1 11, यानी भाई 11.5 आएगा। तो 12 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखना है दो, इस 12 घंटे में 360 डिग्री कोण तय करती है, 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में 0.5 डिग्री। तो सवाल 23 मिनट का पूछा है तो 1 मिनट में 0.5 डिग्री तय करती है, 23 मिनट से मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, 11.5 आएगा। तो हम आप सभी से पूछना चाह रहे हैं दोस्त कि आप बताइए कि 33 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री कोण तय करेगी, बताइए। चलिए 33 मिनट में
33 मिनट में आपको दोस्त बताना है। चलिए बताइए इस प्रश्न को हल करके। नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। दी गई श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे साथी आपका सभी अक्षर दिए गए हैं। अब आपको प्रश्न पूछा है, पढ़ना है और देखना है कि क्या पूछा है प्रश्न। जैसे उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं। स्वर आपको देखना है। स्वर का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका स्वर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद कम से कम 2 व्यंजन का एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी आपको इस अक्षर में, इस श्रृंखला में स्वर को देखना है और वही स्वर को देखना है जिनके ठीक बाद 2 लगातार व्यंजन आना चाहिए। इनको छोड़ करके ई, आई, ओ, यू, इन 5 अक्षरों को छोड़कर जो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट होते हैं 21, जैसे ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं, उनमें से तो 5 ये स्वर होते हैं और 21 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट, जिसे आप लोग जानते हैं। ओके, तो अब आपको यही स्वर देखना है कि बस आपको देखना है कि लास्ट के लगातार 2 कौन से व्यंजन आ रहे हैं किस स्वर के बाद। ओके, चलिए चेक करते हैं। जैसे देखिए के, आई क्या होते हैं, स्वर होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ओ एक बार फिर से स्वर दिया है। अब आपको देखना है, इसको मैच कराना है, ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए आई के बाद देखिए दोस्त यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्या आ गया, स्वर ही आ गया, यानी ये नहीं होगा। उसका ओ भी क्या है आपका, एक स्वर ही तो है, ओ क्या है आपका, स्वर ही। तो साथ ही देखिए लगातार 2 व्यंजन यहाँ पे है। एक्स जेड क्या है, एक्स और जे क्या है भाई, व्यंजन, यानी एक हमें यहाँ से मिल चुका है। उसके बाद देखिए कहाँ पे स्वर है, ई है, ई होते हैं, ई होते हैं क्या, बिल्कुल ई होते हैं। देखिए ई जैसे, यानी पहला हमें मिला है, ध्यान देना आपको, ओ एक्स जे, हमें ये पहला मिला। दूसरा देखिए साथी ई और टी आर भी मिल चुका है। ई आपका क्या होता है, स्वर, और लगातार देखिए 2 व्यंजन। प्रश्न में जैसे बोला, जैसे देखिए 2 व्यंजन एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी देखिए ये ई आपका क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो लगातार 2 व्यंजन है कि नहीं, टी और आर, यानी ई टी आर, ये भी मिल गया हमें। उसके बाद कहाँ पे स्वर है, देखिए यू भी तो क्या है, स्वर ही है ना दोस्त, लेकिन यहाँ पे देखिए एल ई दे रखा है, यानी ई तो आपका क्या है भाई, स्वर है, तो ये नहीं होगा। लगातार 2 व्यंजन देखना है। उसके बाद साथी देखिए ए भी क्या है आपका, स्वर ही है। ये देखिए ए सी के क्या है, ए स्वर है और लगातार 2 व्यंजन है, यानी ये भी हो गया। उसके बाद देखिए जे एम एन है, ये तो तीनों क्या है, व्यंजन ही। यानी दोस्त ऐसे 3 हमें स्वर मिले हैं जिनके बाद कम से कम 2 व्यंजन एक साथ दिखाई दे रहे हैं। एक ओ एक्स जे है और एक ई टी आर है और एक एस ए सी के है, यानी ऐसे कितने स्वर हो जाएंगे, 3 स्वर हो जाएंगे। देखिए 13 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिप को WULS और सम को VRPH लिखा जाता है, तो क्लैन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। फटाफट इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। जैसे TRIP, ट्रिप को क्या लिखा है, WULS। तो सबसे पहला नियम भाई, हर एक अक्षर का नंबरिंग कर देना है। T20 होता है, R 18 होता है, I 9 नंबर का होता है, P 16 नंबर का होता है, W 23 नंबर का होता है, U 21 नंबर का होता है, L 12 नंबर का होता है, S 19 नंबर का होता है। तो मेरे दोस्त देखिए 20 से 23 यानी +3 क्या है, 18 से 21। इस बार साथी आप ध्यान से देख रहे 18 से 21 यानी इसमें भी भाई +3 को ऐड किया है। 9 से 12 इसमें भी +3 को ऐड किया है। 16 से 19 यानी इसमें भी +3 को ऐड किया है। यानी समीकरण इस बार देखिए +3 +3 +3 का मैच करा रहा है। उसी प्रकार देखिए सम को भी देखिए VRPH लिखा है, जैसे SOME, सम को क्या कोड किया है मेरे दोस्त, VRPH। देखिए E 5 नंबर का होता है, H 8 नंबर का होता है, यानी इसमें भी देखिए +3 को ऐड किया है। S 19 नंबर का होता है, V 22 नंबर का होता है, यानी इसमें भी +3 को ऐड किया है। O 15 नंबर का होता है, R 18 नंबर का होता है, तो इसमें भी भाई +3 को ऐड किया है। M 13 नंबर का होता है, P 16 नंबर का होता है, यानी इसमें भी +3 को ऐड किया है। यानी साथ ही +3 का सीरीज करके हर एक अक्षर का कोड किया है। तो पूछा किसका है, क्लैन का पूछा है, CLAN। तो देखिए C 3 नंबर का होता है, L 12 नंबर का होता है, A 1 नंबर का होता है, N 14 नंबर का होता है। तो इसमें भी +3 करना है, इसमें भी +3, इसमें भी +3 और इसमें भी +3। 3 3 6 होते हैं, 12 3 15 होते हैं।
एक और 3 कितने होते हैं? 4 होते हैं। 14 और कितने 3 कितना होता है? 17। यानी F6 F होता है, O 15 पे होता है, 4 D पे होता है, Q 17 पे होता है। यानी हमारा क्या बना है? FODQ FODQ FODQ। यानी दोस्त 14 का डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। +3 के तरह सीरीज। जैसे क्लैन आपसे पूछा था तो हम आप सभी से पूछ रहे हैं, बताइए दोस्त कि फ्लैट का क्या होगा? फ्लैट का बता दीजिए आप सभी। बिल्कुल इसी के कूट के रूप में बताएंगे, +3 करके। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? चलिए, जैसे 2 दिया है, 14 दिया है, 17 दिया है, 210 दिया है, यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया है, तो क्या आंसर आपके हिसाब से आ रहा है? चलिए हल कीजिए मेरे दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे आप सभी साथी। चलिए फटाफट हल कीजिए। जैसे साथी आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 2 से 14 बना, यानी 2 में साथी 7 का मल्टीप्लाई किया तो 14 बन गया। फिर देखिए डायरेक्ट 14 से 70 बना, यानी 14 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 70 बन गया। फिर देखिए 70 से डायरेक्ट 210 बना दिया, यानी 70 या 210 होता है। जैसे देखिए पहले 7 का मल्टीप्लाई किया, फिर 5 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का मल्टीप्लाई, यानी अपोजिट दिशा में साथी अभाज्य संख्या चल रही है। अभाज्य संख्या नहीं, विषम संख्या चल रही है। तो उसी प्रकार दोस्त देखिए, यदि हम लोग इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए 7 5 3 1 2 का गैप निकाले। देखिए 7 में से 5 यानी 2 माइनस किया, फिर 5 से 3 यानी इसमें -2, फिर 3 में से इसी प्रकार हम लोग 2 माइनस करते 1, तो 210 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? सर जी कोई भी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करते वही नंबर आता है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 210 आंसर आएगा। यानी देखिए 15 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आ जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? चलिए दोस्त, यानी आपको प्रश्न में प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा रखकर इस समीकरण को हल करना और देखना इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कितना आंसर आप सभी का आएगा। चलिए बिना देरी के इस प्रश्न को हल करेंगे तुरंत। पहले आप अपने से हल करने का प्रयास करेंगे। बताइए आप सभी का कितना आंसर आ रहा है मेरे दोस्त? समीकरण पहले बना लेते हैं। जैसे देखिए 42 है, 42 के बाद देखिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करना है तो भाई डिवाइड में चेंज करेंगे 7। 7 के बाद देखिए डिवाइड है, डिवाइड की जगह भाई मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस की जगह प्लस को चेंज करना है 87। 87 के बाद देखिए प्लस है तो माइनस में चेंज करना है 12। अब ये आपका नया समीकरण बन के तैयार हो चुका है। अब आपको बस हल करना है बॉडमस के नियम लगा के। बॉडमस के नियम लगाइए और हल कीजिए। क्या बात है भाई, 7 का 42 में भाग करेंगे तो 6 बार में आएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई 13 है, प्लस 87 है, माइनस 12 है, तो 13 और 6 कितना होगा? 78 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका 87 है, 87 में से -12 है, तो 78 और 87 कितना होगा? 8 और 7 कितना होता है? 15 होता है। 7 और 8 कितना होता है? 15, 15 1 16, यानी 165 माइनस 12, तो 165 में से 12 घटाएंगे तो 153 होगा। क्या ऑप्शन दिया है 153? जी सर जी, ऑप्शन ए दे रखा है। यानी 16 का ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब आपने प्लस और माइनस को चेंज किया और मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में चेंज किया तब आपका आंसर कितना आया? 153, ए ऑप्शन आ चुका है। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए? जैसे 13 दिया है, 18 दिया है, उसके बाद 28 दिया है, 43 दिया है, 63 दिया है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के ऊपर क्या आंसर है? चलिए दोस्त हल करिए आप सभी साथी, फटाफट हल करेंगे बिना समय देरी के। ये सबसे इजी प्रश्न है। तो साथी जब ये आपके पहला लास्ट क्वेश्चन है तो आपका स्कोर कितना बन रहा है आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएंगे। जैसे मेरे दोस्त देखिए 13 से 18 किया, यानी 13 में +5 को ऐड किया तो 18 बन गया। 18 से देखिए 28, यानी 18 में 10 को ऐड किया तो 28 बन गया। उसी प्रकार देखिए 28 से 43, यानी इस बार भाई 28 में 15 को ऐड किया तो 43 बन गया। फिर देखिए 43 से 63, यानी 43 में +20 को ऐड करेंगे तो 63 बन जाएगा। देखिए पहले +5, फिर +10, फिर +15, फिर +20, यानी 5-5 का गैप आपको दिखाई दे रहा होगा, 5-5 का गैप। तो इसी प्रकार 20 के बाद भाई
5 ऐड करेंगे 20 में तो 25, 25 को किस में ऐड करेंगे 63 में, तो 25 और 63 कितना होता है 88 होता है। कितना होता है 88 होता है, यानी 17 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये फाइनली टोटल 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं होली के बाद का ये पहला क्लास रीजनिंग का। तो बताइए दोस्त क्या आप सभी का क्या टारगेट हमने शुरू में आपको दिया था वो पूरा हुआ? जरूर बताएंगे सभी दोस्त। तो उम्मीद करूँगा ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तो साथ ही आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। आप लोग केवल क्लास देख लेते हैं, न तो लाइक करते हैं न तो सब्सक्राइब करते हैं, भूल जाते हैं आप लोग सब। बस एक आपको काम करें क्योंकि आप सभी का, तो साथ ही याद रखिए कि बस आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके लगातार क्लास प्रोवाइड कर पाते हैं। ओके दोस्तों, आप लोग जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए क्लास के साथ, दमदार क्लास के साथ, बहुत अच्छी तरीके से। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है अपनी तैयारी को अब यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि आज 15 मार्च हो चुका है। हर एक एग्ज़ाम का डेट बहुत जल्दी आ रहा है रेलवे एग्ज़ामों का। तो फटाफट अब साथ ही हर एक आप फोकस पे आ जाइए, अपनी तैयारी को फिर से एक बार रीजनरेट के तौर पे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।